जय हिंद बच्चों, प्यारे मित्रों। आज 8 मई है और 8 मई को जो भी करंट के प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए बन सकते हैं उन सबको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपना संकल्प परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखते ही देखते हम लोगों ने केवल अभी 24 से 25 क्लासेस यूज़ करी थी, जिनमें हमने 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर किए, जिसका हमने परसों सेलिब्रेशन किया। और अब हम धीरे धीरे व्यूवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम सब परिवार को वृद्धि करने में। आप मेहनत करिए। अगर हमारे प्रश्न आपकी परीक्षा में 80 से 90% प्रश्नों को हम आप तक पहुंचा देंगे, हम ये नहीं कह सकते 100%, क्योंकि 10% के चांसेस हमेशा बने रहते हैं कि प्रश्नों का प्रारूप कभी भी चेंज हो सकता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि आप इन प्रश्नों को कई बार रिपीट करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एज ए साइकोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, दिन में 2 बार 3 बार, अगले दिन आप कई बार इसको रिपीट करें। रिक्वेस्टफुल कह रहा हूँ, जो भी सिविल में वनडे में ध्यान से आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, रीजनल में सेंस में, या आप यूँ मेहनत करके परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे इसको कई बार पढ़ें। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता है उस चीज़ का, और जब आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो स्ट्रक्चर रिकॉल होते हैं और आप आसानी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्योंकि करंट को तैयार करने का एक ही तरीका है कि आप उनका रिपीटिशन अधिक से अधिक बार करें, कॉन्सेप्चुअल। इसीलिए देखिए, आपको सामने विजुलाइज किया जाता है, हम आपको दिखाते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ताकि आपकी स्ट्रक्चर बने कि सर ने ऐसा कुछ कहा था। और वैसे तो मेरे 17,000 से अधिक स्टूडेंट्स इस चीज़ का प्रमाण है कि उन्होंने परीक्षा में जाके इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि क्लास में, परीक्षा भवन में जैसे लग रहा था सर हमारे पीछे खड़े हैं और हमको सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसका कारण ये तो विजुलाइज होता है कि सर ने ऐसा कहा था। इसलिए ध्यान से इनको देखें और बार बार इनको रिपीट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मन लगा कर पढ़ें। आप ज़रूर सफल होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। अच्छा सा सेशन जिसमें आप पढ़ेंगे और हम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट पढ़ना बहुत कठिन काम में से एक है। लोग मानते हैं करंट नहीं पढ़ा जा सकता, मैं विश्वास दिलाता हूँ करंट पढ़ा जा सकता है, और मन लगा के आप पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से अटेम्प्ट करवा पाएंगे अधिक से अधिक प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। तो सबसे पहले तो भाई कल का सवाल का जवाब दो, जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल भी तो मिलेगा। तो भाई बताइए, किस टेनिस खिलाड़ी को, जो यूसुफ होसम है, वो किस देश के हैं? तो भाई ये मिस्र के हैं, और इन्हें मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिली थी, है ना। चलिए आज का पहला सेशन का पहला बिंदु जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अभी इंडिया पे भी आते हैं, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाएं लेकर चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोगों का मेंस हो वो ध्यान से सुना करें, वो जो नोट टिप्पणी करने के लिए आपको आएगा उसमें इसका बहुत यूज कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज की है? तो भाई अभी इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज किसने की है? इजराइल ने की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है। तो पहले समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोरोना का, आपने देखा होगा कोरोना का ऐसे एक शेप दिया जा रहा है, आपने देखा है ऐसे शेप होता है ना कोरोना का, ऐसे बीच बीच छोटे 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 बिंदु पड़े हैं। अगर हमका इसको एंटीबॉडी बनाना है तो हमें ऐसे बनाने होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब होगा क्या, ये वाला बिंदु यहाँ पर जाकर ऐसे समा जाए, ये वाला बिंदु यहाँ पर जाकर ऐसे समा जाए, ये वाला भाग यहाँ पर जाके ऐसे समा जाए। यानी कि ये जितना भी है ये इस वाले पे जाकर क्या सो एकदम दोनों कोलैप्स कर जाए आपस में, जिससे इसका अस्तित्व ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। और हम लोग कोरोना के मामले में यही नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो उठा हुआ, जैसे मुकुट आप क्राउन माने कोरोना होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस वाले भाग के लिए हम ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाला भाग इस पर जाकर क्या हो सके, समा सके, तो इसका अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई एंटीबॉडी क्लोनल तैयार करने की किसने शुरू की? इजराइल ने। तो बात इजराइल की है, तो देखते हैं भाई इजराइल के बारे में। तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है ना। और इसे तेल अवीव भी कह सकते हो, क्योंकि भारत सरकार ही मानती है कि तेल अवीव है। जेरूसलम को लेकर भाई एक लड़ाई है वहाँ पर, फिलिस्तीन को लेकर। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर गाजा पट्टी एक स्थान है, ऐसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा एक जगह है फिलिस्तीन, यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको हम गाजा पट्टी, इसको लेकर दोनों आपस में विवाद करते हैं। कोई कहता है कोई राजधानी, कोई कहता है कोई राजधानी। फिलहाल भारत सरकार द्वारा मान है जेरूसलम, तो जो भारत सरकार माने वही मानो भाई, आप भारत सरकार का ही अंग होने जा रहे हो।
तो इसकी मुद्रा क्या है? न्यू साइकिल है। यहाँ के प्रधानमंत्री क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति क्या है? रिवलिन। और आपको अच्छे से पता है इस समय वहाँ पर बड़ा विवाद मचा। बेंजामिन नेतन्याहू को वहाँ की सरकार पसंद, जनता पसंद नहीं कर रही है। उनको चाह रही जल्दी से वो अपना पद से त्याग करें और हट जाएं। फिर भी अगला है, हाल ही में बौद्धों को पवित्र दिन वैशाख दिवस की स्थिति को मनाया गया। अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण दिन हो, गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा इसे कहा जाता है। इसको शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब? सन 2000 में। और 2004 से लगातार ये वैश्विक सम्मेलन मनाया जाता है बुद्ध जी की याद में। अरे भाई बुद्ध जी बहुत अच्छे थे, आप अच्छे से पता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, शरण हमने आपको पढ़ाया था ना, बुद्धम धम्मम के बारे में कैसे कैसे हम प्रवेश करते थे। संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो सब बुद्ध जी की देन है भाई, बहुत अच्छा है उनका बात। चलिए आगे चलते हैं कि साल 2004 में अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। 2019 में देखिएगा ज़रा, 2019 में वियतनाम में आयोजित किया गया था। अब यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार आयोजित किया जा चुका है। ठीक है। 1950 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था सबसे पहली बार फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन। इस सम्मेलन में कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। तो ये कहानी थी भाई बुद्ध जी की। चलिए अभी बुद्ध जी पर मैं आपको लास्ट में कहानी सुना के जरूर छोड़ूंगा। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? अरे भाई नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं तरुण बजाज। जी जी जी। तो कौन नियुक्त किया गया? तरुण बजाज। और तरुण बजाज किसका स्थान लेंगे? तो अतानु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। अब बात करते हैं किसकी? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि एक्ट कब बना था? 1900। दोनों पेपर बैंकिंग में पूछे जा चुके हैं। आरबीआई एक्ट कब बना? 1934 में। आरबीआई स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 से। आपको इसको तैयार करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब, और अभी हाल ही में 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ईमानदारी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करिए। अगला है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। आपके लिए कमेंट बॉक्स में और जवाब देना है। अरे भाई हमारी भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, फिर दिल्ली बनी, फिर नई दिल्ली बनी। आपको जवाब देना है कोलकाता कब, दिल्ली कब, नई दिल्ली कब। और गवर्नर कौन है इस समय? शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, है ना। अगला है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? देखिए भाई श्रम ब्यूरो का कार्यभार महानिदेशक डीपीएस नेगी ने संभाला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का पद भी ग्रहण किया है। तो पहले यहाँ पर कुछ चीज़ समझनी होगी भाई। देखिए श्रम ब्यूरो के बारे में जानना क्या है? श्रम ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार, खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है। ठीक। और इसी के आधार पर महंगाई, आपने सुना होगा ना, महंगाई का निर्धारण होता है जब श्रम ब्यूरो इसकी रिपोर्ट देता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। श्रम और रोजगार के राज्य मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। तो ये कहानी थी श्रम ब्यूरो के बारे में। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भाई, मेंस वाले ध्यान से सुनेंगे। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान करने का निर्णय किया? भाई कोई देश अपनी मुद्रा क्यों परिवर्तित करेगा? पागलपन के दौरे तो पड़ते नहीं, देखते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है। तो इसको किसने किया भाई? ईरान ने किया है। ईरान ने इसको घोषणा करी कि भैया हम अपनी मुद्रा का नाम अब हटा रहे हैं और हम रियाल की जगह क्या रखेंगे? इसका नाम हम रखेंगे तोमान, है ना। तो तोमान इन्होंने मुद्रा का नाम रखा। अब इसकी जो वैल्यू है, कीमत 10,000 हो गई, यानी एक की रियाल की अपेक्षा 10,000 गुना कर दी गई। क्या मतलब हुआ? डॉलर के मुकाबले 4 गुना मजबूत। अरे भाई कोई मुद्रा मजबूत और कमज़ोर का मतलब होता है उसकी आपूर्ति कितनी। अगर किसी मुद्रा की आपूर्ति कम है तो उस मुद्रा की रेट अपने आप क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? रियाल मुद्रा की मार्केट में पूर्ति क्या कर दी? कम कर दी। ध्यान से सुनेगा। मुद्रा की जब पूर्ति कम कर दी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनके पास पैसा जाकर इकट्ठा हो गया। जैसे इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, इन्होंने इसको हटा दिया। नई मुद्रा जो लेकर आए उसकी मार्केट में आपूर्ति क्या कर दी? कम कर दी। और जैसे ही मार्केट में आपूर्ति कम हो जाएगी, इस मुद्रा के दाम बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार मुद्रा के डॉलर के मुकाबले इसके दाम क्या हो गए? 10,000 गुना बढ़ गए। अब भाई 4 गुना बढ़ेगा तो तेल की कीमतें, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है कौन क्या होगा क्या होगा। चलिए तो अब बात करते हैं ईरान की। राजधानी क्या है? तेहरान। वर्तमान में तो मुद्रा रियाल ही है।
सर्वोच्च नेता कौन है? अयातुल्ला खमैनी और राष्ट्रपति हसन रूहानी पेपर में बहुत बार आ चुका है। ये देखिए एक सिरफराब आदमी जिसको आज भारतीय सेना ने इनकाउंटर किया। हाल ही में हिजबुल कमांडर रियाज, मैंने पागल इसलिए कहा क्योंकि एक अध्यापक अगर ऐसा करता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अध्यापक के गोद में कहते हैं उसके दिमाग में शांति और प्रलय दोनों ही पैदा रहते हैं, तो इसके दिमाग में प्रलय ही थी, शांति तो नहीं रहेगी। प्रलय का अभिप्राय नहीं होता, प्रलय विचारों क्या होता है, प्रलय अस्त्रों शस्त्रों से किसी देश। कौन आप प्रथम विश्व युद्ध देखे, द्वितीय विश्व, फिर भी अकल नहीं है आपको। किसी को कुछ हासिल नहीं होता सिवाय मृत्यु के, और आपको मिल गई। चलिए, हाल ही में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का किस स्थान पर इनकाउंटर किया गया? तो भैया बोकपोर में किया गया, जम्मू कश्मीर में। इसे मोहम्मद बिन कासिम उपनाम से जाना जाता था और यह आतंकवादी बनने से पहले एक अध्यापक था। ये दुर्भाग्य है कि वो एक अध्यापक था। अध्यापक कलम सिखाता है, अध्यापक गोली चलाना नहीं सिखाता। यस, हिजबुल संगठन के बारे में जान लेते हैं जी। तकलीफ़ होती है कि एक शिक्षक ऐसा सोच सकता है। हिजबुल संगठन अस्तित्व में आया 1989-90 के आसपास। इसका संस्थापक था मोहम्मद एहसान डार, पेपर में आ चुका। और इसका जो मुख्यालय है वो मुजफ्फराबाद है और बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है कहाँ है ये, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और अगला भारतीय टारगेट कहाँ है? यहीं है। हो सकता है कि ये भाग भी कुछ ही दिन में आप पढ़ें कि भारत के नया राज्य के रूप में शामिल। और वर्तमान चीफ कौन? सैयद सलाउद्दीन। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके पीछे हमारे पास बाकायदा लीगल असाइनमेंट है, हमारा एग्रीमेंट है, जिसको उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। अगला है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई इराक के नए प्रधानमंत्री के मुस्तफ़ा अली कादेमी ने। हम आपको पढ़ाया करते थे कि भाई कभी खुफिया प्रमुख रहे हैं और आज ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने। इन बहुत बुरे समय पे इन्होंने पदभार ग्रहण किया भाई। कोरोना जैसी महामारी के समय इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। फिलहाल इराक राजधानी क्या है? बगदाद, मुद्रा है दिनार और वहाँ के राष्ट्रपति बरहम साले। बरहम साले इसलिए महत्वपूर्ण, देखिए ओरल बताना आसान है, अगर सामने आप बरहम साले देखते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को रट सकते हैं। हम चाहते तो इस चीज़ को ऑप्शनल के रूप में ही बना सकते थे, ए ये होगा, बी ये होगा, सी होगा, डी होगा। परीक्षाओं के दौरान वो ABCD सब भूल जाता है, इसलिए मैंने आपको इस बिंदु, आप इसे वन लाइनर आसानी से तैयार कर पाएंगे। और आप एक साइकोलॉजिस्ट से पढ़ रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना। चलिए अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा मिशन प्रारंभ किया? कल मैंने आपको बताया था सेतु समुद्र, और आज हम एक नया लेकर आए हैं वंदे भारत। देखिए वंदे भारत मिशन है, वंदे मातरम ट्रेन नहीं, ठीक है। वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? 84 फ्लाइट जारी होंगी और इनसे विदेश में रह रहे लोगों को बाई फ्लाइट लाया जाएगा और ऑपरेशन समुद्र सेतु में पानी के द्वारा लाया जाएगा। तो ये इसे वंदे भारत कहा गया। विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाने की मुहिम जो इंडियन एयरलाइंस द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। और जब वायुसेना की बात है तो आपको बताना होगा कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? RK भदौरिया जी हैं, है ना। चलिए सेकंड लास्ट, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। वो कारगिल हीरो की बात है, किसकी है? चलिए बात करते हैं कैप्टन विजयनाथ थापर की। यही नहीं, इनकी 4 जो पीढ़ियाँ थीं वो चारों पीढ़ियाँ सेना को ही समर्पित रही हैं। 12 दिसंबर 1998 को ये भारतीय सेना में शामिल हुए और उसके बाद 22 साल की उम्र में ही कारगिल युद्ध के दौरान नोल एक स्थान था जहाँ पर हमला किया। उन बेवकूफ़ों ने जो अपना शांति से रहते नहीं, दूसरे को शांति से रहने नहीं देते। दुनिया विकास की ओर बढ़ रही और वो विनाश की ओर। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास जिसमें लोगों की कीमत उसके परिवार को भुगतनी पड़े। चलिए 22 साल के उस नौजवान के लिए सल्यूट। और विजयंत एट कारगिल उसी हीरो के लिए लिखी गई एक पुस्तक है। वीर चक्र पुरस्कार जो मृत्यु के बाद उनको मिला, कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है, जिसे उनके पिता BN थापर और नेहा द्विवेदी नाम जो उनकी शहीद की बेटी है, यह उन्होंने मिलकर लिखा है। और उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक होगी, क्योंकि शहीद के लिए हम सब के दिल में बहुत सारा सम्मान और प्यार होता है। चलिए अगला, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किस संस्था ने लॉन्च किया? तो भाई यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु लॉन्च किया गया। किसने? भाई नीति आयोग ने शुरू किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है। तो नीति आयोग ने लिया है किसका स्थान, आपको जवाब देना है। और नीति आयोग की काम क्या क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बेहतर ये है कि आप अपने फेसबुक जो अपना व्हाट्सअप चलता है ग्रुप, उसमें आप इसके काम लिख कर डालेंगे, लिख कर, फ़ोटो अपने नोट्स की नहीं खींच के डाल देनी है ना, डेट डालेंगे
और लिख कर आप हमें कम देंगे कि सर हमने ये काम आपकी ईमानदारी से पूरा किया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, पर जो फुल फॉर्म लिखना होता है तो इंस्टीट्यूशनल लिख देता है। ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्यूशनल नहीं होता, इंस्टीट्यूशन होता है। तो वहाँ पेपर में ए ऑप्शन बी ऑप्शन में इंस्टीट्यूट की जगह कहीं इंस्टीट्यूट करेगा, तो इंस्टीट्यूशन है, ना कि इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूट नहीं भाई, इंस्टीट्यूशनल ट्यूशन है ना। तो ये था। नीति आयोग की स्थापना को भी थी 1 जनवरी 2005 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और आपको अच्छे से पता है, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। वैसे नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सारे कार्य देखता कौन है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन? अमिताभ कांत। ये हमारा आज का सेशन था। अब जरा वन लाइनर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने लोक लेखा समिति को पुनः गठित करके किसे पुनः अध्यक्ष बनाया है? तो भाई अधीर रंजन चौधरी को। आपको जवाब देना है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है और कितने सदस्य होते हैं? कमेंट बॉक्स कुछ तो पढ़ो यार। अगला, केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो भाई करेवा मिट्टी में की जाती है। आपको जवाब देना, केसर भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पन्न होता है? फेड का फर्स्ट पुरस्कार हेतु नामित होने वाली पहली भारतीय महिला? चलिए भाई, ये तो सानिया मिर्जा जी हैं। खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल की खोज कर ली है। ये तो बहुत अच्छा, बहुत जल्द हम आप जान पाएंगे कि ब्लैक होल घटना क्या थी। इतिहास में ब्लैक होल घटना क्या है, जरा व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, संकल्प एक अनूठी संस्था वाले ग्रुप में। अगला, कोरोना संकट के बीच में देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11 पहुंची, जो कि रिपोर्ट दी है CMIE में। इसका मतलब हुआ कि बेरोजगारी की दर, अरे भाई जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी। चलिए, घर बैठ के भी कुछ काम किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केमिकल प्लांट में कौन सी जहरीली गैस? ये पेपर में रट लीजिए, इसको रट लीजिए, एकदम खा जाइए, मेरी भाषा में इसको खा जाइए। स्टायरिन गैस है। जैसे MIC कहाँ के लिए थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वैसे स्टायरिन गैस कहाँ के लिए आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज मैंने देखा न्यूज़ में कि लोग गिर गिर पड़ रहे थे रास्ते में। ओहो, बड़ी बुरी दशा थी। हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए किसी भी स्तर पे। अगला है, 2011 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों को स्थगित किया गया। अब ये कब होंगे? 2021 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों को स्थगित किया गया। अब कब होंगे? 2023 में, जो 2021 में होने थे, है ना। अदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसको नोट करना है। यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को प्रारंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए शुरू करेगी निगाह कार्यक्रम। IIT कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किया समझौता। अगला, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आज बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो आप देखें जरा, ये छोटा सा पड़ा हुआ, पहले होकाइडो, होन्शु, रिशिक्यू, ये 4 है ना। ये जापान के, अगर आप ऐसे 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 करेंगे, होकाइडो, होन्शु, रिक्यूशु, तो ये 3 द्वीप हैं जिन पर पूरा जापान बसा है। तो चलो देखते हैं आज इसके बारे में। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? एन। सम्राट है नारुहितो। प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इन्होंने ही भारत में मेट्रो ट्रेन को लेकर समझौता किया था। संसद क्या है? डाइट। और महाद्वीप कौन सा है? एशिया। राष्ट्रभाषा जापानी। जनसंख्या में स्थान 17वां। GDP में चौथा। और क्षेत्रफल में स्थान 62वां है। चलिए, आज का सवाल ले लीजिए। प्रवासियों को घर पहुंचाने के हेतु एग्जिट ऐप किसने लॉन्च किया है? चलिए, मैं चोरी बता दूं क्या? अरे नहीं बताऊंगा भाई, आप जवाब दीजिएगा। प्रवासियों को घर पहुंचाने हेतु किस राज्य ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो भाई आपको जवाब देना है, नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। और आप, उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और जवाब ना देने पर, क्लास आने पर मैं सबकी भेली फोड़ूंगा। ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहो। अब जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुन लो और फिर जल्दी से आप पढ़ाई में अपनी लग जाओ। कहानी ये है, अभी आज हमने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, है ना। गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा, तो एक कहानी जल्दी सुनिए। एक बार अपने अनुयायियों के साथ गौतम बुद्ध जा रहे थे प्रवचन करने हेतु। तो रास्ते में एक नदी पड़ती। उस नदी के पास एक महिला रो रही थी, जो कि नवयुवती थी, बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो गौतम बुद्ध से याचना की उसने कि हमें उस पार कर दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध ने उनको अपने कंधे पे बिठाया और नदी पार करा दी, छोड़ दिया और चले गए। उनके साथी, जो उनके शिष्य थे, कुछ आगे जाने पर बोले, गुरुजी, करीब 2-3 घंटे बीत गए। बोले, गुरुजी, आप तो स्त्रियों को छूते नहीं हैं, आपने तो स्त्रियों को प्रवेश में अनुमति नहीं दी थी, और आपने उस युवती को कंधे पे बिठाकर नदी पार कराई, और अब समाज में आपको कौन क्या कहेगा, क्या स्थिति होगी आपको? तो बुद्ध जी बोले, कौन युवती, कौन महिला? अरे बोले, जिसको आपने नदी पार कराई थी। बोले, अरे किसको पार कराई थी? अरे बोले, अभी आप पार करा के आए।
ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी भी तुम्हारे दिमाग में बोझ बनकर वो महिला लदी है। अरे मैंने तो वहाँ उतार दिया था और उसको दिमाग से भी उतार दिया था कि मैंने उसको कभी उतारा। इसका मतलब है कि हम बुरी चीज़ों को दिमाग में लाद के घूमते हैं। अच्छी चीज़ों को तुरंत भूल जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, अब उसको लाद के पूरे जीवन ढोएँगे हम। अरे भाई, गौतम बुद्ध जी ने तुरंत उतारा, इससे खत्म हो गई बात, आगे बढ़ गए। आप वहीं उसी चीज़ को रट रहे हैं, उसी चीज़ को रट रहे हैं, उसी चीज़ छोड़िए जी। बुरी चीज़ों को दिमाग में कचरा और प्रेशर कुकर मत बताइए, बनाइए दिमाग को, आगे बढ़िए। छोड़िए बुरी चीज़ों को, निकल चलिए एक अच्छे जीवन जीने के लिए, और उसके लिए नकारात्मक चीज़ें छोड़िए और दिमाग में बोझ लेकर मत जीजिए। एंजॉय करके जीजिए। यही संदेश देते हैं गौतम बुद्ध जी। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ कल। फिलहाल के लिए जय हिंद।